साथियों नमस्कार। आज देखिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन ये हमारा टॉपिक होगा। ये हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। चलिए, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ बायो मीन्स लिविंग की बात किया जा रहा है और डाइवर्सिटी इन ये जो लिविंग्स हैं इनकी जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, इनकी जो विविधताएं पाई जा रही हैं हमारे अर्थ पर, इन्हीं की बात की जा रही है। तो लिविंग्स की जो डाइवर्सिटी है इसी के बारे में हमें देखना है कि बायोडाइवर्सिटी और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो लिविंग है, जो इनकी विविधताएं हैं, जैव विविधता इनकी जो है, इनकी जो जैव विविधता है इसको हम अर्थ पर मेंटेन रखें, बनाए रखें, और बनाए रखने के लिए इनको हम कैसे कंजर्व्ड करेंगे, इनका संरक्षण कैसे करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी को क्षति पहुंचा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा रोल अगर हम ये देखें आर्टिफिशियली है में, तो यहाँ पर मनुष्यों के द्वारा किया जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी को क्षति पहुंचाई जा रही है, हानि पहुंचाई जा रही है। तो इस बायोडाइवर्सिटी को अगर हम लॉस करेंगे, हानि पहुंचाएंगे, तो इसका प्रतिकूल असर इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, अर्थ पे पड़ेगा, क्लाइमेट्स पे पड़ेगा। इसलिए इनको संरक्षित करना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करें कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये कैसे यहाँ पर इसका लॉस हो रहा है, किन कारणों से यहाँ पे इसका लॉस हो रहा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये देखें हमारे सामने टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसका जो कंजर्वेशन किया जाना है ये इसकी बात की जा रही है। तो आगे हम लोग बढ़े, चलिए देखें बायोडाइवर्सिटी ये देखिए बायोडाइवर्सिटी ये टर्म यूज किया गया था, ये जो सेंटेंस है इस टर्म को दिया गया था W.G. रोजन के द्वारा। ये सेंटेंस इम्पॉर्टेंट है।
W.G. रोजेन ने बायोडाइवर्सिटी दिया। और ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है, इसको ज़्यादातर फेमस करने का काम या श्रेय जो जाता है बायोडाइवर्सिटी को लोगों तक पहुंचाने का काम जैसे कहा जाए, और ज़्यादातर लोग इससे परिचित हुए, ये पॉपुलर करने का जो काम किया गया ये विल्सन के द्वारा, E.O. विल्सन के द्वारा किया गया। ये सब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। तो E.O. विल्सन को इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन किया है, ये देखिए। इसमें ये कहा गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, द सम ऑफ टोटल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। कहने का मतलब जितनी भी स्पीसीज है, सभी स्पीसीज, ये द सम ऑफ टोटल ऑफ स्पीसीज, जितनी भी प्रकार की स्पीसीज है सब का योग जो है बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ पे आप देखिए ये कह रहा है इट मीन्स द नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, इसमें सब आ जाएंगे, स्पीसीज की बात कही जा रही है, तो सम ऑफ द सम टोटल ऑफ स्पीसीज रिचनेस। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज और इनहैबिटिंग इन ए गिवन हैबिटेट, जहाँ पर ये पाए जा रहे हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जहाँ पर भी लिविंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जितने एरिया में पाए जा रहे हैं उन सभी पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स पाए जा रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। उसमें प्लांट्स भी आता है, उसमें एनिमल भी आएगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो एक गिवन हैबिटेट एरिया में पाए जा रहे हैं। अब आप जरा देखें यहाँ पर विल्सन को कहा जाता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। फिर यहाँ पे एक डिफिनीशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD। CBD भी बात यही कह रहा है, वेरिएबिलिटी जानते हैं, एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम all sources including terrestrial, marine and other aquatic system। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं विभिन्न सोर्स से या विभिन्न हैबिटेट में पाए जा रहे हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, मैराइन हैबिटेट है, अदर फ्रेश वाटर हैबिटेट है, फॉरेस्ट हैबिटेट है, जहाँ पर भी ये पाए जा रहे हैं, ये इनका जो परस्पर ये स्टडी है, ये बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी में ये क्लासिफिकेशन किया गया किसके द्वारा, CBD के द्वारा। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पर जितने भी टाइप्स यहाँ पे आप ये देखेंगे कि बहुत लेवल हैं, लेकिन हम यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी की जो स्टडी करेंगे वो 3 लेवल पर करेंगे। मेनली 3 लेवल पर यहाँ पर स्टडी किया जाएगा, जिसको हम कहेंगे जेनेटिक ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। 3 प्रकार के होंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी, और दूसरा होगा स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा होगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर 3 प्रकार के हम बात करेंगे। ये आप देखेंगे, नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी बात करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरी बात करेंगे इकोलॉजिकल
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये 3 लेवल पर यहाँ पर बात की जाएगी। जैसे यहाँ पर नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, हाँ, तो ये हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, ऑन द बेसिस ऑफ जीन या एलेलिक, जीन के आधार पर यहाँ पर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधताएं, बहुत सी विविधताएं आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी में यहाँ आपको ध्यान देना है कि ये सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात होगी। ये जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है इसमें जीन लेवल की वेरिएशन पाई जाएगी, जीन लेवल की विभिन्नताएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ऑर्गेनिज्म एक है, एक ऑर्गेनिज्म में जीन लेवल पर बहुत सी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी, दूसरी को हम कहेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे हम ये देखें मैंगो, मैंगो की बात अगर हम करें यहाँ पर आप देखिए जरा, जैसे मैंगो की बात करें तो इसकी 1000 वेराइटीज आपको देखने को मिलेगी। 1000 वैरायटी, इससे ज़्यादा वैरायटी आप पाएंगे। जैसे दशहरी है, चौसा है, लंगड़ा है, तोतापरी है, बैगन परी है, हापुस है, ये बहुत प्रकार के आपको, सिंधु है, बहुत प्रकार के आपको आम मिलेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है, एक है, लेकिन यहाँ पर जीन लेवल पर बहुत ज़्यादा वेरिएशन पाया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि लगभग इसकी 1000 वेराइटी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। इसी तरह से अगर हम ये देखें राइस की या ओराइजा या पैडी की, यहाँ पर 50,000 आपको वेराइटीज यहाँ पर मिलेगी, जो कि जीन लेवल पर सबसे ज़्यादा वेराइटी अगर हमको देखें तो इंडिया में या बाहर भी पूरी बात की जा रही है कि 50,000 स्पीसीज यहाँ पर धान की पाई जाएगी, चावल की पाई जाती है। तो ये जीन लेवल की है, इसे हम जीन लेवल की वेराइटी डाइवर्सिटी कहेंगे। है धान ओराइजा ही है, लेकिन उसी में आप देखते हैं तरह तरह के नामों से ये जाना जाता है, विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ये जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी ये होती है। एक यहाँ पर आप देखें कि वेरिएशन, तो आपने यहाँ पे ये देखिए वेरिएशन आप जीन की बात कह रही है। यहाँ पे ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे राउल्फिया वोमिटोरिया, ये हिमालयन रीजन का मेडिसिनल प्लांट है, हिमालयन मेडिसिनल प्लांट है। और ये क्या करता है, एक एल्केलॉइड प्रोड्यूस करता है जिसको हम रिजर्पिन कहते हैं। और ये जो एल्केलॉइड है, ये जो मेडिसिन है, इसका उपयोग हाइपरटेंशन में होता है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर के क्योर में होता है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि राउल्फिया वोमिटोरिया में जैसे जैसे हम हिमालयन के लेवल की ओर बढ़ते चलते हैं, जैसे जैसे हाइट की ओर, उसके लेवल की ओर बढ़ते चलते हैं, ये जो राउल्फिया वोमिटोरिया की स्पीसीज है, उसमें रिजर्पिन की जो कंसंट्रेशन है, जो प्रोडक्शन है, की पोटेंसी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसका मतलब कि हाई लेवल पर जैसे हम हिमालयन के हाई रेंज पर पहुंचेंगे, तो वहाँ पर जो इसकी स्पीसीज है वोमिटोरिया की, वो
ज़्यादा एल्कलॉइड रिजर्पिन को प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा कंडेंस रिजर्पिन को प्रोड्यूस करेगा, और उसकी जो पोटेंसी होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। तो ये यहाँ पर किस बात हो गई, ये आपको याद रखना होगा कि राउल्फिया वोमिटोरिया ये किस लेवल की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे ये बात कही जा सकती है कि सबसे ज़्यादा वेराइटी या स्पीसीज हमें जेनेटिक लेवल पर कहाँ पे देखने को मिल रही है, धान ओराइजा में देखने को मिल रही है, 50,000 यहाँ पे स्पीसीज हैं इसकी। इसी तरह से मैंगो में यहाँ पर इसकी कितनी स्पीसीज है, 1,000 यहाँ पर स्पीसीज पाई जा रही है। इसी को जरा हम लोग और देखें, अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग एक और एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हैं। ये देखें जरा आप इसको, जैसे आप देखिए जीन लेबल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए, जैसे ये मेरीगोल्ड का प्लांट है, ऑर्गेनिज्म क्या है, मेरीगोल्ड है, ये मेरीगोल्ड। अब आप यहाँ पे देखिए इस मेरीगोल्ड में फ्लावर यहाँ पर हमको ये वैरायटी हो गई, सफ़ेद फ्लावर ये प्रोड्यूस कर रहा है, ऑरेंज को येलो ऑरेंज को प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जीन लेवल की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट कलर यहाँ पर हमको मिल रहे हैं फ्लावर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जीन लेवल की डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात हम करें यहां पे। नेक्स्ट देखिए दूसरा यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात हो रही है, स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात कर रही है। अब यहां पर किसी हैबिटेट में अब कितने टाइप के स्पीसीज हैं, स्पीसीज की यहाँ पे डाइवर्सिटी, जैसे मान लीजिए कि एक स्पीसीज डॉग हो गया, दूसरी स्पीसीज कैट हो गई, तीसरी स्पीसीज बुफेलो हो गई। तो स्पीसीज की यहाँ पे बात की जा रही है। स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या होती है, स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो एक जेनेटिक लेवल हो गया और ये दूसरा है स्पीसीज लेवल। अब स्पीसीज लेवल की जो डाइवर्सिटी की बात की जा रही है, आप ये समझिए स्पीसीज जानते हैं, स्पीसीज क्या है, जो इंटरब्रीड करेंगे वो स्पीसीज हैं, और इंटरब्रीड करने वाले आपस में इंटरब्रीड करने वाले वो एक स्पीसीज होंगे, दूसरा स्पीसीज एक दूसरे से इंटरब्रीड नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात की जा रही थी। यहाँ पे क्या होगा, वेराइटी ऑफ स्पीसीज विद इन ए रीजन, कितने प्रकार के स्पीसीज है। जैसे कोई एक क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर डॉग, बुफेलो, ठीक है, काऊ, और यहाँ आप ये देखेंगे पाइनस, पाइनस, इस तरह से यहाँ पर ये सब क्या है, ये स्पीसीज है, ये अलग अलग, ये अलग स्पीसीज है, अलग स्पीसीज है, अलग स्पीसीज है। तो ये स्पीसीज लेवल की डाइवर्सिटी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए हैबिटेट। हैबिटेट किस हैबिटेट रीजन में स्पीसीज की रिचनेस, रिचनेस का मतलब संख्या, तो नंबर ऑफ स्पीसीज को ये शो कर रहा है, स्पीसीज डाइवर्सिटी शो कर रहा है। अब यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये लाइन है, वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन द ईस्टर्न घाट। अब डाइवर्सिटी की बात की जा रही है कि एम्फीबियन, अब आप ये समझिए कि बात हो रही है यहाँ पर एम्फीबियन की। अब आप जानते हैं कि एम्फीबियन
कौन होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियन की स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा है, किसकी तुलना में, यहाँ पर ईस्टर्न घाट की तुलना में। तो यहाँ पर यही बात कही जाए, जैसे मान लीजिए कि एम्फीबियन वेस्टर्न घाट में टोड है, टोड की बहुत सी वैरायटी है, उतनी टोड की वैरायटी यहाँ ईस्टर्न घाट में नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप एम्फीबियन में देखिए एक थियोफिश है, एक थियोफिश की यहाँ पर बहुत सी वैरायटी मान लीजिए पाई जाए और वो वैरायटी उतनी वहाँ पर ना पाई जाए। ये यहाँ पर ये शो कर रहा है कि किसी भी स्पीसीज की डाइवर्सिटी अगर वहाँ पर ज़्यादा पाई जा रही है तो इसका मतलब कि वो जो एटमॉस्फेयर है, वो जो हैबिटेट है, उस हैबिटेट में वहाँ पर इन्वायरमेंट ज़्यादा अनुकूल है उस स्पीसीज के लिए, इसलिए वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी इज प्रोडक्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवनेस। तो ये सेंटेंस आप याद रखिएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवनेस को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये आप ध्यान में ये लाइन याद रखिएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी मीन्स रिचनेस ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज इन हैबिटेट एरिया। फिर अब आप यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब ये जो डाइवर्सिटी पाई जाएगी इकोलॉजिकल, ये जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाएगी ये है इकोसिस्टम लेवल पर पाई जाएगी। ये इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी पाई जाएगी। और ये इकोसिस्टम में आपको पता है इकोसिस्टम में क्या होते हैं, कम्युनिटी होते हैं। तो ये जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी होती है। तो इट इज वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, जहाँ पर ज़्यादा इकोसिस्टम की वेराइटी पाई जाएगी वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत अधिक होगी, डाइवर्सिटी भी उसी तरह से बढ़ेगी। जैसे आप देखिए अगर हम ये कह दें कि कोई इकोसिस्टम डिजर्ट है, तो डिजर्ट है, डिजर्ट में पाए जाने वाले तो वहाँ पर उसी प्रकार के एनिमल होंगे। अगर हैबिटेट के रूप में, इकोसिस्टम के रूप में एक्वेटिक भी है तो वहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, तो वहाँ पर स्पीसीज अलग हो जाएंगे, स्पीसीज की संख्या और बढ़ जाएगी। अगर केवल डिजर्ट है तो इसका मतलब उस एरिया में नंबर ऑफ स्पीसीज या जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो कम पाई जाएगी। अर्थात इकोसिस्टम जितना ज़्यादा वेरिएबल होगा, जितना डिफरेंट होगा, वहाँ पर स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होगी वो ज़्यादा पाई जाएगी, नंबर ऑफ स्पीसीज वहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे, प्रोडक्टिविटी जो स्पीसीज की होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज हाई इन इंडिया बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम। भारत में इकोसिस्टम की जो डाइवर्सिटी है या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, उसका कारण है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम, जैसे डिजर्ट इकोसिस्टम, वहाँ पर स्पीसीज अलग अलग प्रकार के, लैंड हैं अलग प्रकार के, कोरल है वहाँ पे अलग प्रकार के स्पीसीज, फॉरेस्ट है अलग प्रकार के स्पीसीज, मैनग्रूव है अलग प्रकार के स्पीसीज होंगे, एक्वेटिक है अलग प्रकार के स्पीसीज होंगे। इस तरह से वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, नंबर ऑफ स्पीसीज। तो हम ये कहेंगे कि जितनी ज़्यादा यहाँ पर इकोसिस्टम की वेराइटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, उतनी ही यहाँ पर क्या होगा, ये स्पीसीज की डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाएगी। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो 3 लेवल पर यहाँ पर हमने ये बात किया कि डाइवर्सिटी यहाँ पर 3 लेवल पर
पाई जा रही है। नेक्स्ट की हम बात करें, अब यहां पर ये फैक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इन फैक्ट्स को आपको देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए देख लिया जाता है। देखिए, हाउ मेनी स्पीसीज, ये बात कही जा रही है, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ विद इन अर्थ, और इंडिया एंड विद इन इंडिया की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब पूरे पृथ्वी पर और भारत में स्पीसीज के बारे में बात करना है। अकॉर्डिंग टू IUCN 2004, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, 2004 के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, IUCN के अकॉर्डिंग की बात की जा रही है, ये मोर देन 1.5 मिलियन, मतलब हम ये कर सकते हैं कि 15 लाख यहाँ पर एनिमल और प्लांट ये सब मिला करके ये नंबर ऑफ स्पीसीज है। कितने? 15 लाख, 1.5 मिलियन। इसके बाद ये हुआ, बहुत सी बातें आई, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं और पाया जाता है लगभग 50 लाख। बात समझ में आई? 50 लाख यहां पर पाए जाएंगे। तो यहां पे आप ये देखिए, इसके बाद रॉबर्ट मे ने कहा कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, ये भी याद रखिएगा कि पूरी पृथ्वी पर अब 7 मिलियन, 50 मिलियन नहीं, केवल 7 मिलियन, कुछ लोगों ने कहा कि 50 मिलियन पाए जाते हैं, तो रॉबर्ट मे ने कहा कि नहीं, लगभग 7 मिलियन, लगभग आप ये देखें 70 लाख यहाँ पर ये स्पीसीज पाए जाते हैं, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों मिला करके। तो ये रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग आपको याद रखना होगा, 7 मिलियन। 1.5 मिलियन को इन्होंने डिक्लाइन किया, इन्होंने कहा कि 7 मिलियन पाए जाते हैं। अब ये कहा गया कि जैसे हम बात ये कर रहे हैं, बात हम इसमें कर रहे हैं IUCN के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन की हम बात कर लें या हम 7 मिलियन की बात करें, चाहे जिसकी भी बात कर रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उसमें से एनिमल का जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो 70% है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, एनिमल का जो कंट्रीब्यूशन है वो 70% है। तो एनिमल 70% टोटल स्पीसीज के, और यहाँ पर जो प्लांट लिखा गया है, प्लांट का है 22%, चाहे उसमें जो भी हो 22% प्लांट है। और इस प्लांट्स में ये लिखा गया है लोअर टू हायर, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब मिला करके यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि प्लांट्स 22% हैं और एनिमल 70% है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एनिमल तो 70% हैं, इसमें से मोर देन 70% इंसेक्ट्स हैं। अब आप देखिए, एनिमल 70% और उसमें से सबसे ज्यादा यहाँ पर जो पाए जा रहे हैं वो इंसेक्ट्स हैं। इसमें से इंसेक्ट्स में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 70% का है। अब आप यहाँ पे देखें, एनिमल्स में सबसे ज्यादा ये पाए जा रहे हैं। और अगर हम इनवर्टिब्रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट में यही है। टोटल ओवरऑल अगर हम बात करते हैं
तब भी इन्हीं की संख्या है। और अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं फिर इसके बाद तब यहाँ पर संख्या आ जाती है मछलियों की आ जाती है, ठीक है, फिशेस की आ जाती है, जो कि हम आगे बात करेंगे। आप यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा इसकी संख्या एनिमल्स में। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देखें नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज, ये देखिए फंजाई स्पीसीज यहाँ पे 72,000 स्पीसीज फंजाई के हैं, मोर देन फिशेस, जो कि फिशेस से ज़्यादा है। फिशेस की यहाँ पर लगभग 28,000 स्पीसीज है। एम्फीबियन से ज़्यादा हैं, रेप्टाइल से ज़्यादा हैं और मैमल से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एनिमल्स यहाँ पे ये फंजाई जो लिखा गया है, ये इनकी तुलना में जो एनिमल्स हैं इनकी तुलना में ये ज़्यादा है। फिर यहाँ पर ये कहा गया एंजियोस्पर्म आर मोस्ट स्पीसीज डाइवर्स। तो अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट में हम अगर ये बात करते हैं तो प्लांट के केस में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमको एंजियोस्पर्म मिलेगा, फिर इसके बाद हमको फंजाई मिलेगा, इसके बाद अलग अलग वहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए इंसेक्ट की अगर जो बात कही गई, आखिर ये इंसेक्ट्स क्यों ज़्यादा पाए जा रहे हैं? क्योंकि इनकी जो बॉडी है ऐसी बनी है, इनकी बॉडी की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, वो ज़्यादा एडाप्टिव है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन है, वो एक्सोस्केलेटन किसका बना हुआ है? काइटिन का। काइटिन ये बहुत हार्ड होती है, जो कि हर प्रकार के एटमॉस्फेयर में, हर प्रकार के हैबिटेट में ये सरवाइव करने की इनकी क्षमता होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है इनमें कि इंसेक्ट का जो इतने नंबर में ये पाए जा रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक पॉइंट देखें, ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया आर 4 रेस्पेक्टिवली कंट्रीज मेगा डाइवर्सिटी। 12 कंट्री का है, लेकिन सब याद आपको नहीं करना है। हमने शुरू के नंबर 1 पे ब्राज़ील, नंबर 2 पर कोलंबिया, नंबर 3 पर मेक्सिको, नंबर 4 पर इंडोनेशिया, ये 4, और हमारा जो भारत है ये 8वें रैंक पर आता है। यहाँ पर 8वें नंबर का मेगा बायोडाइवर्सिटी का कंट्री है। तो टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं, और उसमें हमारा जो इंडिया है 8वें रैंक पे आता है। पहले रैंक पे ब्राज़ील है, कोलंबिया है, और पहले में ब्राज़ील, दूसरे में कोलंबिया, मेक्सिको एंड इंडोनेशिया चौथे, ठीक है। चलिए ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट की बात करें हम, अब आप यहाँ पे देख लीजिए जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डाइवर्सिटी जो स्पीसीज है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए इनवर्टिब्रेट्स को अगर हम देखें तो इनवर्टिब्रेट्स में ये देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये इंसेक्ट्स है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो ये चार्ट है ये इंसेक्ट का है, इंसेक्ट्स तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे। अब इसके बाद अगर हम मोलस्का देख रहे हैं इनवर्टिब्रेट्स में, ये दूसरे नंबर पे हैं, और क्रस्टेशियन हैं, फिर अदर एनिमल्स हैं, मतलब इसी में सब मिला करके हैं। तो इंसेक्ट के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर इंसेक्ट इनवर्टिब्रेट में, इंसेक्ट के बाद यहाँ पर मोलस्का, ये मोलस्का इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स को देखें तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कौन पाए जाते हैं? तो ये फिगर से आपको देखने को दिख रहा होगा कि जो फिश है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्पीसीज पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की स्पीसीज है। स्पीसीज की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पर फिशेस की वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। और हम ये देखें फिर इसके बाद किसकी होती है? बर्ड्स की होती है, फिर रेप्टाइल्स की होती है। अगर हम इसको इस तरह से बना लें
तो यहाँ पर आप ये देखेंगे वर्टिब्रेट्स में फिशेस, वर्टिब्रेट्स, फिशेस, फिर इसके बाद बर्ड्स का नंबर आता है, फिर रेप्टाइल का आता है, रेप्टाइल का आता है, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे आएगा नंबर मैमल्स एंड एम्फीबियन। मैमल्स, ये तो यहां पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर अब इसके बाद हम लोग ये देखें प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में हम ये देख रहे हैं सबसे ज़्यादा हमें एंजियोस्पर्म मिलेंगे, फिर फंजाई मिलेंगे, फिर इसके बाद आप ये देख रहे हैं मॉसेस, फार्न, लाइकेन और एल्गी। ये अगर हम देखें नंबर 1 पे हो जाएगा, ये दूसरे पर हो जाएगा, हम ये देखें तो ये एल्गी तीसरे पे हो जाएगा, बाकी जो है यहाँ पर और सब अदर है। नंबर ऑफ स्पीसीज, ये इतनी भी बात की जा रही है, नंबर ऑफ स्पीसीज की बात की जा रही है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चलिए अब आप यहाँ पे देखिए ये बात किया जा रहा है कि हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जा रही है। तो हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को हमको मिलती है ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। विश्व में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, लंग ऑफ प्लैनेट या अर्थ कहा जाता है, साउथ अमेरिका में है। वर्टिब्रेट्स का ये सीक्वेंस दिया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, वही चीज है यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जाएगी, ये बात कही गई। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड क्यों यहाँ पर ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्यों ब्राज़ील में ज़्यादा है, क्यों मैक्सिको में ज़्यादा है, इंडोनेशिया में ज़्यादा है, ऐसा क्या कारण है, तो उसका कारण है उसको हम जानने के लिए हम पढ़ेंगे। अब जो बायोडाइवर्सिटी है ये इसका जो पैटर्न है उसकी हम बात करेंगे, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये देखें आप पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें दो पैटर्न पर हमको स्टडी करना है। एक हो गया लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और दूसरा स्पीसीज एरिया पैटर्न होगा, ठीक है। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की हम बात करें, लैटिट्यूडनल हमें ये पता है कि जो ग्लोब होता है, ये मान लीजिए कि ये हमारा ग्लोब है, ये फिर यहाँ पर एक लाइन है, ये इक्वेटर वाली लाइन, फिर इसके बाद ये इधर नॉर्थ का है, इधर साउथ है, और ये यहाँ पर एक निश्चित एंगल पर ये इस तरह से रेखाएं पाई जाती है, ये इस तरह से। ये तो हमें ये पता है। अब आप जरा देखिए हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा इस इक्वेटर के आसपास पाई जाएगी, इस इक्वेटर के आसपास पाई जाएगी, चाहे वह नॉर्थ की तरफ हो चाहे वह साउथ की ओर। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते चले जाएंगे, ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी यहाँ पे, और जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो बायोडाइवर्सिटी
इंक्रीज करेगी। ये बात याद रखिएगा, जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो यहाँ इंक्रीज होगा, और जब हम यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर डिक्रीज पाई जाएगी। यही सब कारण है जो कि बायोडाइवर्सिटी इस इक्वेटर की ओर यहाँ पर ज़्यादा पाई जाएगी, जहाँ पर अमेजॉन रेन फॉरेस्ट पाया जा रहा है, ट्रॉपिकल अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। तो आगे यहाँ पे देखें इसके बारे में, इक्वेटर टू पोल डिक्रीज होगा, पोल टू इक्वेटर बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, और मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे पाई जा रही है, ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाएगी, मैक्सिमम ट्रॉपिकल रीजन में, ठीक है। फिर उससे कम मॉडरेट टेम्परेट रीजन में पाई जाएगी, और इसके बाद जैसे जैसे हम पोल की ओर बढ़ते चले जाएंगे वहां पर बायोडाइवर्सिटी और कम होती चली जाएगी। अब आप यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि इंडिया में विश्व का कुल कितनी भूमि है, 2.4% यहाँ पर लैंड है इंडिया में, और यहाँ पर पूरे विश्व में जो स्पीसीज हैं, पूरे विश्व में जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी का 8.1% यहाँ पर भारत में बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। 8.1% इंडिया का बायोडाइवर्सिटी में योगदान है। और ये जो आपने देखा कि 1.5 मिलियन सारी स्पीसीज हैं, उस 1.5 मिलियन स्पीसीज में 1 लाख स्पीसीज प्लांट्स की है, और 3 लाख स्पीसीज यहाँ पर एनिमल की पाई जा रही है, एनिमल की पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर हम इंसेक्ट की बात करते हैं, विश्व में 3 लाख बीटल्स हैं, बीटल्स की स्पीसीज है, 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की है विश्व में। सबसे ज्यादा इंसेक्ट कौन सा इंसेक्ट, बीटल इंसेक्ट। तो इंडिया से संबंधित ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखिएगा, इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ये है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ता है। एरिया, हैबिटेट, इकोसिस्टम को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज या डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज वह इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद वहां पर फिर इंक्रीज नहीं होगा। ये बात कही गई है इसमें, ये ध्यान में रखिएगा। और इसको प्रदर्शित किया किसने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। इस रिलेशनशिप को किसने दिया, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ऑब्जर्व दैट विद इन ए रीजन, किसी एक रीजन में स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज, स्पीसीज की जो संख्या है वो बढ़ेगी विथ इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया, जो एरिया है उसको हम इंक्रीज करें, बट ओनली अप टू ए लिमिट, एक सीमा तक ही यह बढ़ेगी, ठीक है। इफ बी प्लॉट ए ग्राफ, अगर इसका एरिया और स्पीसीज रिलेशनशिप का कोई ग्राफ बनाया जाए तो उस ग्राफ में हम ये देखेंगे स्पीसीज और एरिया के बीच बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमको जो ग्राफ मिलेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक ये हो गया
एरिया ये बढ़ाई गई, यहाँ पर ये स्पीसीज, ये रिचनेस है, रिचनेस मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज। एरिया जैसे जैसे बढ़ाया जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऐसे एक लिमिट तक यहाँ पर स्पीसीज बढ़ते हैं, ये हाइपरबोला हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम ये प्लॉट लॉगरिथमिक स्केल पर खींचे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व होती है। तो हमें एक कैसे लाइन प्राप्त होगी ये हमें देखेंगे, सॉरी ये इस प्रकार से हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी। किस आधार पर, किस स्केल पर हम ये बात कर रहे हैं, लॉगरिथमिक स्केल पर ये बात की जा रही है, ठीक है। और इसका यहाँ पर रिलेशन हम लोग जरा देख लेते हैं, ये एक ग्राफ के द्वारा, ये ग्राफ है, ये देखें, इसका रिलेशन देखते हैं। फिर यहाँ पर ये दिया गया है ये। अब जब हम एरिया और स्पीसीज रिचनेस का प्लॉट खींच रहे हैं तो ये देखिए, ये हमको ग्राफ मिल रहा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा ग्राफ है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एक हमको लॉग स्केल पर खींच रहे हैं तो ये स्ट्रेट मिल रहा है। तो यहां पर ये देखिए स्पीसीज, यस फॉर स्पीसीज, और ये हाइपरबोला का ये यहां पर ये इक्वेशन याद रखिएगा, यस बराबर सी ए जेड। अभी क्या है, सारी चीजें यहां पर मेंशन हो जाएगी, ठीक है। फिर इसका जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आप याद रखेंगे, log s बराबर log c प्लस जेड log a, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ये लॉग स्केल का इक्वेशन है और ये हाइपरबोला का, ये दोनों रिएक्शन ऑप्शन में रहेंगे, उसको आप देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन है, उसको आप कर ले जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ यही बात की जा रही है, ये देखिए log s log c, ये इक्वेशन है। यस क्या है? स्पीसीज रिचनेस है, और ए क्या है? एरिया है, और जेड क्या है? स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। और यहां पर सी क्या है? सी बराबर वाई इंटरसेप्ट, जो वहां पर आप देखे हैं वो लिखा है। तो यहां हमने एक इक्वेशन और देखा था, यस बराबर सी ए जेड, ये देखा था हाइपरबोला वाला, यही था सी ए जेड, ठीक है। ये तो ये यहां से क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें मेजरमेंट, मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजरिंग के आधार पर ये देखें, बायोडाइवर्सिटी को देख लें, मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मेजरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये देखें, 3 प्रकार की डाइवर्सिटी मेजर करने का ये पैमाना है, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। 3 प्रकार की, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अल्फा डाइवर्सिटी ये क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ स्पीसीज इन विद इन हैबिटेट। एक हैबिटेट में नंबर ऑफ स्पीसीज, ये कह रहा है विद इन दी हैबिटेट, नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए सिंगल कम्युनिटी हैबिटेट। अब आप देखिए अल्फा डाइवर्सिटी विद इन ए हैबिटेट, एक हैबिटेट की बात की जा रही है।
बीटा डाइवर्सिटी की बात की जा रही है यहाँ पर दो हैबिटेट को मेजर करने के लिए, और उस दो हैबिटेट में जो चेंजेज हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहा है स्पीसीज की, उसकी बात की जा रही है। बिटवीन हैबिटेट, दो हैबिटेट की डाइवर्सिटी की बात की जा रही है। कंपैरिजन ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन हैबिटेट, दो हैबिटेट के बीच बीच की ये डाइवर्सिटी मेजर की जाएगी, और इनका स्पीसीज का जो कंपैरिजन किया जाएगा, अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो यहाँ पर बीटा डाइवर्सिटी होगी। इसके बाद अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी दोनों को जब मिला करके मेजर करेंगे तो वो हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी। ये बड़े से एरिया का ये होगा, इसमें कई हैबिटेट होंगे या कई इकोसिस्टम को जब हम मिला करके डाइवर्सिटी को मेजर करेंगे तो उसको हम कहेंगे गामा डाइवर्सिटी। तो सम ऑफ अल्फा एंड बीटा डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम, डाइवर्सिटी इन ए रीजन या लैंडस्केप या कंट्री। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारा भारत एक अल्फा, कितने प्रकार की स्पीसीज है, ये क्या करेगा, गामा डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करेगा। या किसी को हम कहते हैं जैसे अमेजॉन, हाँ वहां पर वो इतना बड़ा, कई वहां पर इकोसिस्टम होंगे, उन सबको वो क्या हो गया, गामा डाइवर्सिटी। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। अगर हम इससे क्वेश्चन को हमें करना होगा तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाए, जैसे आप ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन देखना है तो ये हम लोग देख लें। ये अब आप यहाँ पे देखें क्वेश्चन, ये देखें, इस फिगर के द्वारा हम ये क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक हैबिटेट है, ये भी क्या है, हैबिटेट बी है, ये भी क्या है, हैबिटेट सी है। ये भी अल्फा बायोडाइवर्सिटी, ये भी अल्फा बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि सिंगल हैबिटेट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अल्फा बायोडाइवर्सिटी, और ये भी अल्फा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जब इसको और इसको मिला करके हम मेजर करेंगे तो बीटा डाइवर्सिटी, या इसको मिला करके हम मेजर करेंगे ये तो बीटा डाइवर्सिटी, या इसको मिला करके हम करेंगे, दो हैबिटेट को मिलाएंगे तो ये बीटा डाइवर्सिटी। और जब हम ये पूरा तीन को तीनों यहाँ पर हैबिटेट, ये हम पूरा का पूरा यहाँ पर स्टडी करेंगे, मेजर करेंगे, तब ये हो जाएगा गामा डाइवर्सिटी। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हम ये कहें कि साइड ए ये अल्फा है, अल्फा डाइवर्सिटी में कितने स्पीसीज हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये एक अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज, ये अलग स्पीसीज, तो नंबर ऑफ स्पीसीज की संख्या यहाँ पर 4 हो जाएगी। ये यहाँ पर 4 स्पीसीज। इसमें अगर हम बी में देखें, यहाँ पे आप देखिए एक स्पीसीज, दो स्पीसीज, तीन स्पीसीज, और ये 4 स्पीसीज, नंबर ऑफ 4, 4 स्पीसीज, क्योंकि ये भी एक हैबिटेट है।
अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखें एक स्पीसीज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ पर 6 हो जाएंगे। अल्फा अगर हम अलग अलग देखेंगे तो ए हैबिटेट में 4, बी हैबिटेट में 4, सी हैबिटेट में 6 स्पीसीज पाई जा रही है, ये हो जाएगा। अगर हम बीटा को देखें, अब हम बीटा को देखें तो बीटा को काउंट करें। बीटा मान लीजिए ए और बी को हम देखें तो हम ये देखते हैं बीटा को निकालने के कि स्पीसीज जहां दोनों में कॉमन जो स्पीसीज है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो यहां पर ये स्पीसीज क्या है, कॉमन, ये स्पीसीज कॉमन दोनों में है, ये भी स्पीसीज कॉमन, ये देखिए दोनों कॉमन, यहां पर ये स्पीसीज, यहां ये स्पीसीज, ये कॉमन हो गई, ठीक। और यहां पर ये क्या हो गया, ये यहां पर है और यहां पर नहीं है। तो दोनों में हमने ये देखा जो बीटा डाइवर्सिटी है इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस हुआ, एक तो ये हो गया, सॉरी ये कॉमन हो गया, इसमें ये कॉमन हो गया, यहां पर ये अलग स्पीसीज मिली और यहां पर अलग स्पीसीज। तो ए और बीटा, बीटा को अगर हम देखें ए बी साइड में तो हमें कितनी स्पीसीज मिलेगी, 2 स्पीसीज मिलेगी। ये तो दोनों का डिफरेंस हमको देखना है, कॉमन स्पीसीज छोड़ देना है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें बी और सी को, देखिए यहाँ पे हमें देखें बी और सी को, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, इसको हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर ये अलग है, यहाँ नहीं है, एक ये हो गया, फिर यहाँ पे ये अलग है, ये दूसरा हो गया, ये यहाँ पे तीसरा हो गया, ये यहाँ पे चौथा हो गया। तो हम ये देखेंगे बी और सी के बीच बीटा डाइवर्सिटी की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। फिर ए और सी के बीच यहाँ पे देखेंगे ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, ये भी कॉमन, और यहाँ पर ये 2 यहाँ पर अलग हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बीटा डाइवर्सिटी 2 पाई जा रही है, ठीक है। तो बीटा डाइवर्सिटी की संख्या 2। तो अब आप हम देखें कि टोटल यहाँ पर टोटल डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी जो कॉमन है उसको हम हटा देंगे, 2, 2, 4, और यहां पर ये देखिए 8 आ रहा है। तो अब हम काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 1 मिनट, कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, एकदम 7 है। यहाँ पे देखिए कैसे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 4 हमने यहाँ पे काउंट किया, ये 3 यहाँ पे हमने ये काउंट कर ही लिया है, 3 ये हो गया, और फिर एक ये हो गया, ये 5वां हो गया, इन तीनों को हमने काउंट किया ही है, इसको भी काउंट किया है, तो ये हो गया 6वां और ये हो गया 7वां। तो इस प्रकार से गामा डाइवर्सिटी को अगर हम देखेंगे सभी को मिला करके तो कितनी स्पीसीज हो गई, 7 प्रकार की यहाँ पर स्पीसीज हो गई, गामा डाइवर्सिटी। इस तरह से हम लोग गामा डाइवर्सिटी को मेजर कर लेंगे। क्लियर, यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट में देखें डाइवर्सिटी। अब हमें ये देखना है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, फिर इसके बाद अब नए टॉपिक में हम आए
कि ये जो डाइवर्सिटी है, हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस को हमें देखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है कि ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो इकोसिस्टम को स्टेबल बनाता है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है डाइवर्सिटी। देखिए, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, स्टेबिलिटी होगी। और दूसरी बात क्या कह रहा है कि ये इकोसिस्टम को हेल्दी बना रहा है। इकोसिस्टम के हेल्थ के लिए डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है, इसका इंपॉर्टेंस यही है। अब इसके संदर्भ में पॉल अरहलिक ने ये कहा, इकोसिस्टम हेल्थ के लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एयरप्लेन का। एयरप्लेन का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। एयरप्लेन को इन्होंने कहा इकोसिस्टम, हम मान लें कि एयरप्लेन क्या है, एक इकोसिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, और उसमें जो रिबेट, इनकी जो हाइपोथेसिस थी, उन्होंने क्या है, इफेक्ट्स ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय रिबेट पोपर हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रिबेट पोपर हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या किया कि एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम मान लिया और उसमें जितने नट बोल्ट हैं रिबेट को इन्होंने स्पीसीज मान लिया। तो अब आप सोचिए कि इकोसिस्टम एयरप्लेन है, उसमें जितने नट बोल्ट हैं वो क्या है, स्पीसीज है। और रिबेट ऑन विंग, जो पंखे पर विंग पर नट बोल्ट लगे हुए हैं, उसको इन्होंने कहा कि की स्पीसीज है। तो पॉल एरलिक के अनुसार इन्होंने ये कहा कि एयरप्लेन से अगर हम मान लीजिए कि एक नट बोल्ट वहाँ से निकाल दें तो हो सकता है कि उस समय उस एयरप्लेन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अब आप सोचिए, एयरप्लेन एक नट बोल्ट, इसका मतलब इकोसिस्टम से एक स्पीसीज को अलग कर दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि कुछ समय के लिए नहीं प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम धीरे धीरे इसी तरह से एयरप्लेन से एक एक नट बोल्ट या रिवेट को अलग करते जाएं तो निश्चित है एयरप्लेन पर प्रभाव पड़ेगा। एयरप्लेन मतलब इकोसिस्टम प्रभावित होगा। ठीक है, और यदि इस एयरप्लेन के विंग से हम रिवेट को निकाल दें तो विंग से रिवेट निकाल देंगे तो वो इकोसिस्टम वहाँ पर डैमेज हो जाएगा, काम नहीं करेगा। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि अगर किसी इकोसिस्टम में ऐसी कोई स्पीसीज है जिसके कारण वह इकोसिस्टम मेंटेन है, अगर उस स्पीसीज को वहाँ से डिस्टर्ब कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो वो इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर उसको हम की स्पीसीज कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि किसने दिया रिबेट पोपर हाइपोथेसिस। तो हमको डाइवर्सिटी के कारण क्या मिल रहा है, स्टेबिलिटी, और इकोसिस्टम कैसा है, हेल्दी हो रहा है। आगे फिर हमें ये देखें क्या होगा, इस इकोसिस्टम से ये इकोनॉमिक्स, आर्थिक, फार्मास्यूटिकल, बायोडाइवर्सिटी से फार्मास्यूटिकल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप ये देखेंगे फार्मास्यूटिकल में आप लगभग 25% जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, ये हम मेडिसिन लगभग 2500 स्पीसीज, मतलब जो प्लांट स्पीसीज हैं
इनसे हम 25% ड्रग्स या मेडिसिन हम प्राप्त करते हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट डाइवर्सिटी है। हमको क्या मिलता है? ट्रेडिशनल फूड, और क्या है ये हमको एथिकल, नैतिकता बताता है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? इम्पॉर्टेंस हो गया कि बायोडाइवर्सिटी कैसे ये इम्पॉर्टेंस है। अब आगे की अगर हम बात करें कि डाइवर्सिटी का लॉस कैसे हो रहा है, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। तो लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का कारण क्या हो सकता है? नेचुरल एक्सटिंक्शन। ये जो डाइवर्सिटी है कैसे लॉस हो रही है, कैसे नष्ट हो रही है? कोई नेचुरल कारण हो सकता है, प्राकृतिक कारण हो सकता है, जैसे वहाँ के इन्वायरमेंट में चेंज हो गया। तो वहाँ पर जब इन्वायरमेंट में चेंज हो गया, उस चेंज वाले इन्वायरमेंट में जब स्पीसीज वहाँ पे सरवाइव नहीं करेगी तो वहाँ पर डाइवर्सिटी कम होगी, मतलब स्पीसीज घटेगी। इसी तरह से मास एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन किसके कारण होता है? कैटास्ट्रोफ्स। कैटास्ट्रोफ्स का मतलब कोई आपदा आ गई, महामारी हो गई, आपदा आ गई, तो इसके कारण उस इकोसिस्टम का, जब वो इकोसिस्टम पूरा वहां का नष्ट हो जाएगा तो डाइवर्सिटी भी नष्ट हो जाएगी। डाइवर्सिटी का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रही है। तो इस तरह से मास एक्सटिंक्शन के कारण डाइवर्सिटी लॉस हो सकती है। फिर आगे क्या है? तीसरा जो कारण है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है। मनुष्य क्या कर रहा है? हंटिंग कर रहा है, और डिफॉरेस्टेशन का काम कर रहा है। मनुष्यों के द्वारा यहाँ पर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्री के आप देख ही रहे हैं कि आजकल देखिए जगह जगह में, जैसे छत्तीसगढ़ में लेकर के बवाल चला था, इस समय बिहार में कहीं बवाल चल रहा है। यहाँ पर वन को काटे जा रहे हैं। जब वन काट दिए जाएंगे, फॉरेस्ट वहाँ से नष्ट कर दिए जाएंगे, तो डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, और डाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी, इन्वायरमेंट में इतना चेंजेज आ जाएगा जो कि जीवन बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये माना गया है, साइंटिस्ट ने माना है, वैज्ञानिकों ने माना है कि यहाँ पर सभी स्पीसीज को ख़त्म होने में, जिस तरह से यहाँ पर एक्सटिंक्शन चल रहा है, डाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, 200 साल में यहाँ पर जो जितनी भी यहाँ पे प्रजातियाँ हैं, जितनी भी स्पीसीज हैं, वो सब के सब खत्म हो जाएंगी। तो सोचिए कि 200 साल कितना समय, 200 साल क्या है, सारी स्पीसीज गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अब आप देखिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है इससे संबंधित यहाँ पर ये IUCN ने एक लिस्ट जारी किया है जिसको रेड लिस्ट कहते हैं 2004 में। और इस रेड लिस्ट में, जिसको रेड डाटा बुक कहा जाता है, इसमें किसको रखा गया है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन ऑफ, यहाँ पे जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इन द लास्ट 500 ईयर। 500 साल में इतनी स्पीसीज खत्म हो गई हैं, और आने वाले 200 सालों में सब खत्म हो जाएंगी। ये यहाँ पर IUCN ने अलर्ट जारी किया है। अब रिसेंटली में आप ये जानते हैं, पूछा जाता है, जैसे डोडो खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, मॉरिशस का पक्षी था, क्वागा अफ्रीका, ये प्लेन जेब्रा इसको कहते हैं, प्लेन जेब्रा, ये एक्सटिंक्ट हो गया। और थाइलेसिन या तस्मियन टाइगर ऑस्ट्रेलिया का, ये खत्म हो गया है। स्टीलर्स सिकाऊ रसिया, और बाली जवान कैस्पियन, ये 3 जो है ये टाइगर की सब स्पीसीज है, ये अब विलुप्त हो चुकी हैं, नहीं पाई जाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करें तो, और यहाँ पे देखिए कुछ एक्सटेंशन
एक्सटेंशन वाली स्पीसीज हैं, जैसे ये है पैसेंजर पिजन, ईस्ट नॉर्थ अमेरिका में। वो ये जो है 1 सितंबर 1914 को ये खत्म हो गया, ये विलुप्त हो गया ये। ठीक है। अब ये कह रहा है कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, आखिर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो उसका क्या कारण है, क्यों भाई? पहली बात तो यह है कि जो डाइवर्सिटी है उसके डाइवर्सिटी जहाँ पे पाई जा रही हैं, स्पीसीज जहाँ पे पाई जा रही हैं, उनके आवास को हम नष्ट कर दे रहे हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उसको हम समाप्त कर रहे हैं तो डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, ओवर एक्सप्लोटेशन, बहुत ज़्यादा हम हंटिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको बहुत अधिक संख्या में, जिससे अब इसका एग्जाम्पल देखिए, डोडो, पैसेंजर पिजन, ये सब खत्म हो गए। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, जैसे उस आवास में कोई बाहरी स्पीसीज आ गई और वो बाहरी स्पीसीज वहां पे जो स्पीसीज रह रही है उस स्पीसीज को उन्होंने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, अटैक कर दिया, खत्म कर दिया, तो वहां पर वो स्पीसीज खत्म हो गई। जैसे पार्थिनियम इकॉर्निया, पार्थिनियम इकॉर्निया, ये एग्जाम्पल आप जानते ही है, इसको बंगाल टेरर कहते हैं, कांग्रेस ग्रास है। और ये देखिए चौथा जो कारण है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन इसका मतलब क्या है, जैसे होस्ट पैरासाइट प्लांट पॉलिनेटर, इसका जैसे कोई पैरासाइट है किसी होस्ट पर, वो अपने आप को सरवाइव करता है, अगर वह होस्ट खत्म हो जाएगा तो पैरासाइट खत्म हो जाएगा। एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट हैं, अगर उसमें से कोई एक नष्ट हो जाएगा तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर स्पीसीज खत्म हो रही है। और पेट ट्रेड हम लोगों का, मनुष्यों का जो जंतुओं को पालने का जो ये चलन है, ये क्या कर रहा है, जातियों को नष्ट कर रहा है। जैसे नेचुरल अपने हैबिटेट में कोई पक्षी रह रही है, कोई वैरायटी की पक्षी रह रही है, तोता को ही देख लीजिए, और हम लोग क्या करते हैं, उसको पिंजड़े में घर में रखते हैं, पालते हैं, या कहीं से कोई दूसरे हैबिटेट से, वहाँ का हैबिटेट कुछ है और हम अपने दूसरे हैबिटेट में उस जंतु को ला रहे हैं, तो कुछ दिन तक वो जीवित रहने के बाद वो मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ट्रेड है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सटेंशन का कारण हो रहा है, यहाँ पर डाइवर्सिटी लॉस हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ये कैसे है, कौन सा कारण है, ये यहाँ पर ये दिया गया है, कैसे हो रहा है। ठीक, इसमें किसका मेजर रोल है ये बात कही गई है। अब यहाँ पर अब एक लेक्चर हमें और लेना होगा इस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कंजर्वेशन की बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।